कृषि दर्शन कृषि दर्शन खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने के करते सब बात। समाचार मिले उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला में स्थापित किए जाएंगे प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंक। राज्य में पॉलिट्री चारा मिल स्थापित करने की है योजना। शकरकंद के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद सम्राट। और अब समाचार विस्तार से। भूमि संरक्षण निदेशालय झारखंड सरकार द्वारा गुमला जिला में कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रखंड स्तरीय कृषि उपकरण बैंकों की स्थापना की जाएगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए स्वयं सहायता समूह, निबंधित एनजीओ, सहकारी समिति, जल छाजन समिति, कृषक मित्रों, उपभोक्ता समूहों, लैम्प्स, पैक्स, कृषि विज्ञान केंद्र और बीज ग्राम आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक संस्थाएं गुमला जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी के कार्यालय में अपना आवेदन दे सकते हैं। झारखंड सरकार ने राज्य में पोल्ट्री फार्म और पोल्ट्री चारा मिल की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह योजना आजीविका मिशन के तहत कल्याण विभाग की ओर से संचालित किया जाएगा। राज्य के आदिवासियों के विकास के लिए केंद्रीय अनुदान से इस चारा मिलों की स्थापना की जाएगी। इस कार्य के लिए राज्य सरकार ने निबंधित पोल्ट्री सहकारी संगठन और स्वयं सहायता समूहों से आवेदन मांगा है। आवेदन के लिए इन संस्थाओं के पास 3 वर्षों का कार्यानुभव होना जरूरी है। सब्जी फसलों में लगने वाले पत्र लपेटक, पत्र भक्षी या फल छेदक कीट के रोकथाम के लिए किसान भाई क्लोरोपोरिफास, साइपरमेथ्रिन या नीम निर्मित दवा का व्यवहार अवश्य करें। किसी भी फसल की पत्तियां अगर क्षतिग्रस्त हो जाए तो पौधों का न सिर्फ बढ़वार ही रुकता है बल्कि वो मुरझाकर मर भी जाते हैं। सब्जी फसल में पत्र लपेटक या पत्र भक्षी कीट लग जाए तो वो पत्तियों से रस चूसकर या पत्तियों को खाकर उसे नष्ट कर देता है, जिससे फसल बर्बाद हो जाता है। मुख्य रूप से कीट का जो प्रकोप होता है पत्र लपेटक कीट होती है, और एक कीट होती है आपको पत्ता खाने वाला, जो पत्ता का रस का चूस जाता है, जिसके चलते सफ़ेद दिखता है और पत्ता बाद में सूखने लगता है। और एक फल छेदक कीड़ा मुख्य रूप से लगती है। तो इनकी रोकथाम के लिए हम लोग क्लोरोपाइरीफोस का छिड़काव करते हैं। क्लोरोपाइरीफोस 2 ml प्रति लीटर पानी में, या साइपरमेथ्रिन का 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करते हैं, या नीम से बना नीम युक्त दवा निम्बिसिडिन या निमेक्स या मल्टीप्लेक्स के नाम से आता है, उसको 4 ml प्रति लीटर पानी में घोल कर हम लोग उसको छिड़काव कर देते हैं। इसे रोकथाम हो जाती है कीड़े की। राज्य में शकरकंद की खेती की अपार संभावनाएं हैं। किसान भाई, अगर आप शकरकंद की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल से बेहतर उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। किसान भाई को अगर अच्छा शकरकंद की उपज लेना है तो किसान भाई जो ये सम्राट किस्म जो है, एक सम्राट है, राजेंद्र शकरकंद है, श्री नंदिनी है, ये सब की किस्मों का चुनाव करके किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा शकरकंद की खेती से वो फायदा उठा सकते हैं। पैग टाइप ड्राईलैंड वीडर मानव चालित कृषि यंत्र है। किसान इसकी मदद से कतार में लगी हुई सब्जी फसलों की निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। यह यंत्र खुरपी की तुलना में 40% मजदूरी की बचत, 30% संचालन खर्च में बचत और 3 से 5% उपज में वृद्धि करता है।
चलिए मिलते हैं एक सफल किसान से और उन्हीं से जानते हैं उनकी कामयाबी का राज। आज हमसे मुखातिब हैं एक ऐसे सफल किसान जो अपनी तरक्की के लिए वो हर युक्ति आजमाते हैं जो इनकी खेती को उन्नत बताएं और पैदावार में वृद्धि करें। इसके लिए ये पारंपरिक देशी तकनीक और वैज्ञानिक खेती दोनों विधियों को अपनाते हैं। और कई जगह से ट्रेनिंग लेके आज हम बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि हम हर तरह का खेती कर रहे हैं। धान का श्री विधि से मेरीगोल्ड का खेती कर रहे हैं और मेरीगोल्ड की खेती करके हम लगभग 50,000 हर वर्ष कमा रहे हैं। उसमें रंजय सर का महत्वपूर्ण योगदान था, जो हम लोग को काफ़ी मदद किए यहाँ के क्षेत्र के बारे में। अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। मौसम। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,300 रुपए से 2,400 रुपए, चावल मध्यम 2,500 रुपए से 2,600 रुपए, चावल उत्तम 3,500 रुपए से 3,600 रुपए, गेहूं 1,650 रुपए से 1,750 रुपए, चना 3,350 रुपए से 3,450 रुपए, दाल अरहर 6,000 रुपए से 6,200 रुपए, दाल मसूर 5,500 रुपए से 5,600 रुपए, दाल चना 3,700 रुपए से 3,800 रुपए, सरसों तेल 8,500 रुपए से 9,000 रुपए, चीनी 3,450 रुपए से 3,500 रुपए, आलू 1,500 रुपए से 1,600 रुपए और प्याज 1,400 रुपए से 1,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कृषि समाचार में देखें मौसम का मिजाज, मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारी और खबरें। हम आपके लिए ढेर सारी जानकारियां लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम के बाद एक बार फिर से सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो मंगरा, आप जानकारियों का सिलसिला शुरू करें। तो सिलसिला तो शुरू हो चुका है, खाली अब जानकारी देना है। बिल्कुल। तो झारखंड में
जो अभी हमारे किसान भाई बहन तो बहुत तरह की खेती करते हैं, इसमें एक समेकित खेती भी होती है, तो समेकित खेती से क्या लाभ होता है? आज इसके बारे में हम अपने किसान भाई बहनों को जानकारी दिलवाते हैं। दरअसल समेकित खेती एक समेकित खेती नहीं होता है। समेकित के अंदर खेती बाड़ी से जुड़ी हुई और जो उसकी अनुषंगी इकाइयाँ होती है, जो अनुषंगी कार्य होते हैं उससे संबंधित, जैसे खेती के साथ साथ मुर्गी पालन भी करें, बिल्कुल, बकरी पालन भी करें, गौ पालन भी करें, बतख पालन भी करें, मछली पालन भी करें, खेती के साथ साथ तो सब मिल करके सबका सामंजस्य, सबका समन्वय, यही कहलाता है समेकित कृषि प्रणाली। तो आइए इस विषय पर हम विस्तृत और अच्छे तरीके से जानकारी हासिल करते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर बीके झा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि किसान भाइयों जानते हैं कि हमारे झारखंड प्रदेश में टांड ज़मीन बहुत ज़्यादा है और आज के अंक में हम उसी पे बात करने जा रहे हैं कि टांड ज़मीन में कौन कौन सी फसल लगाई जा सकती है, उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कन्या वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज कुमार जी। टांड ज़मीन में जो है कौन कौन सी फसल लगाई जा सकती है या उगाई जा सकती है? जहाँ तक टार खेत का प्रश्न है, टार मतलब ऊपरी ज़मीन, हम उसमें बहुत सारी फसलें लेते हैं। सबसे पहले हम उसमें मक्का, अरहर, मूंगफली, मड़ुआ या देर से लगाने जाने वाली कुल्थी हम ले सकते हैं। और इसके अलावे देर से कई बारी हम लगाते हैं, अगर किसी वजह से हमको खेती में देरी हो जाती है तो सरगुजा हम ले सकते हैं। तो बहुत सारी फसलें हैं हमारे पास जिसको हमारे किसान भाई टांड ज़मीन में लगा सकते हैं। टांड ज़मीन में ये ज़रूर कोशिश करें कि उसकी आयु, जो भी किस्म आप लेते हैं उसकी आयु ज़्यादा ना हो, वो जल्दी तैयार हो जाने वाली हो, कटने वाली हो, क्योंकि पानी की समस्या होती है। टांड ज़मीन में पानी आप रोक नहीं सकते हैं, सिंचाई नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जब उसकी नमी जब तक होती है तब तक आपकी फसल हो जानी चाहिए। दलहनी और तिलहनी के संबंध में जो है कितनी संभावना है इस टांड ज़मीन में होती है? कि हमारे किसान भाइयों को सिर्फ धान के पीछे नहीं पड़ना है, क्योंकि मौसम में बदलाव आ रहा है, इस वजह से समस्या हो रही है। अगर धान के जो भी किसान है जो धान लगाना चाहते हैं वो या तो सीधी बुआई के लिए मध्यम ज़मीन में भी जा सकते हैं। सिर्फ ऊपरी ज़मीन में सही किस्मों का चुनाव नहीं कर पाते हैं और उपज बहुत कम आती है। अगर 1 हेक्टेयर में 20-25 क्विंटल उपज लेते हैं तो वो फ़ायदेमंद नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग गुजारिश कर रहे हैं किसान भाइयों से कि धान की सीधी बुआई टांड में, आप गौर फरमाएंगे, धान की सीधी बुआई टांड में, ऊपरी ज़मीन में ना कर करके ऊपरी ज़मीन में जो दूसरी जो फसलें हैं, जैसे मड़ुआ है, एकदम से पानी नहीं हो रहा है फिर भी मड़ुआ बहुत बढ़िया करता है और उसका पोषक तत्व भी उसमें बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावे आप मक्का ले सकते हैं, उसके अलावे आप मूंगफली ले सकते हैं, आप सरगुजा ले सकते हैं, आप सोयाबीन ले सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी फसलें हैं जो ज़्यादा उपज और ज़्यादा पैदावार के नाते ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकती है। तो कोशिश करना है कि टांड में, और कई समस्या होती है, जो खरपतवार की समस्या होती है या अन्य समस्या होती है, उससे भी आप निजात पा सकते हैं। अगर कई बार हम इंटेंस खेती करें, सघन खेती करें, बीच के जो ज़मीन है उसको हम उसमें जगह ज़्यादा ना छोड़ करके कई सारी समस्याओं को हम निष्पादित कर सकते हैं। ये आप खरपतवार की बातें करें तो ये सर, इसका हम कैसे इसका निराकरण करें कि इसको इससे निजात पिलाए, फसल को, जो खरपतवार को हम कैसे नष्ट करें या कम करें या ख़त्म करें पूरी तरह से, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा। खरपतवार कहाँ जहाँ तक प्रश्न है, आपको हम लोग हमेशा कहते हैं कि ऑफ सीजन प्लाविंग, मतलब कि जो ग्रीष्मकालीन जुताई है, जब खेत खाली होता है उस समय आप उसको गहरी जुताई करके छोड़ें। एक तो समस्या का वो निदान है। अगर वहाँ नहीं हो पाता है, आप आगे बढ़ें। आप जब खेत तैयार करते हैं उसके बाद बुआई करने के तुरंत बाद जो अंकुरन होता है आपके बीज का, उससे पहले हम लोग उसमें दवा का छिड़काव करते हैं। हर फसल के लिए अलग अलग दवा आ सकती है। जैसे मक्का में हम एट्राजिन डाल सकते हैं, दूसरी अन्य फसल है उसमें पेंडीमेथिलीन दलहनी फसलों में डाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर वो दवा हम छिड़काव करते हैं तो 15-20 दिन तक खरपतवार नहीं आता, तब तक हमारे पौधे की बढ़वार हो जाती है। और बरसात में ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है, खास करके टांड में, जहाँ पे आपकी नमी खेत में ज़्यादा नहीं है और
वहाँ पे दीमक और खरपतवार की समस्या होती है, तो इससे हम निदान पा सकते हैं। हमारी ज़मीन में फसल हुई हमारी, तो जी। इसमें जो रासायनिक खाद का उपयोग हम कैसे करें, किस तरह से करें, वो थोड़ा हमारे किसान भाइयों का। अभी जो समय है उसमें मड़ुआ में भी आप निकाई गुड़ाई करते हैं। मड़ुआ में बहुत जल्दी निकाई गुड़ाई करना होता है क्योंकि ये छोटे समय की फसल है, तो 15-20 दिन बाद पहली निकाई गुड़ाई, फिर 25-30 दिन बाद दूसरी निकाई गुड़ाई। तो अभी निकाई गुड़ाई कर करके वहाँ पे आपको यूरिया का भुरकाव आप कर सकते। जैसे अभी राहड़ में भी आप निकाई गुड़ाई करिए कि आप जो ये फसल होती है उसमें बहुत सारी बीमारी भी लगते हैं, कीड़े मकोड़े भी लगते हैं, उसके बारे में उसके निदान के लिए क्या किया जाए और कैसे। टाँड़ में जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे दीमक की सबसे पहले समस्या होती है। तो दीमक की समस्या के लिए हमारे किसान भाई क्लोरोपाइरीफास दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उसका छिड़काव कर सकते हैं। और कई बार जो बीमारी की बात होती है, कीड़े की बात होती है, अभी मोनोक्रोटोफास दवा बहुत काम करेगा क्योंकि पत्ते को कीड़े खा जा रहे हैं, बहुत समस्या हो रही है बरसात की वजह से, या निकाई गुड़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है तो पत्तों पे कीड़े की समस्या हो रही है। तो मोनोक्रोटोफास दवा 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा मिला करके आप तुरंत अविलंब आप छिड़काव करें, इससे आपको निजात मिलेगा। दीमक और कीड़े से निपटना बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम में कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। भाई जानकारी तो वाकई बहुत ही अच्छी थी। हाँ, हम तो जानते थे कि ये जानकारी अच्छा होगा क्योंकि समेकित कृषि की प्रणाली जो है, ये जो तौर तरीका है, ये अपने आप में बहुत लाभदायक है, फायदेमंद है हमारे किसानों के लिए। और ऐसे ही एक और फायदेमंद संदेश हम आपको दिखाते हैं, आप उस पर 16 आना अमल करें और फायदे में रहें। जल के ऊपर आधारित ये छोटा सा संदेश। टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। ये संदेश भी वाकई बहुत अच्छा था, जल से जुड़ा हुआ। था ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए पत्रकार महोदय भी आइएगा। जोहार, जोहार जोहार। जोहार जोहार जोहार। अरे मंगरा भैया, देख रहे हैं कितनी बारिश हो रही है। हाँ, लग तो रहा था बारिश हो रहा है, तो बारिश के मौसम में, मैंने इस मौसम में जी। आप जरा क्या कुछ खेती बाड़ी का जानकारी लेकर के आए हैं? किसान भाइयों, आपको भी जोहार। किसान भाइयों, इस मौसम में अगर आप टाँड़ जमीन में खरीफ की फसल की खेती किए हैं तो उसकी समुचित देखभाल कैसे करें, इसकी जानकारी हम लेकर आए हैं। और इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर नीरज। तो आइए उनसे बात करते हैं। आज का विषय है कि झारखंड प्रदेश में समेकित खेती से क्या लाभ है। सर, हमारे किसान भाई और हम जानना चाहते हैं कि झारखंड के प्रदेश में किसान भाई समेकित खेती कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि समेकित खेती है क्या। किसान भाई, जैसे चर्चा हो रही है समेकित कृषि प्रणाली पे। समेकित कृषि एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें कि आप एकल फसल नहीं करते हैं। साल भर जो आपकी ज़मीन रहती है तो उसमें कम क्षेत्र से हम कैसे अधिक उत्पादन लें। तो निश्चित तौर पे जैसे कि उसमें हम अगर बात करें पोषक तत्व की, या हम आय की बात करें, या मिट्टी की हम उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने की बात करें, या उसमें हम साथ में अन्य चीज़ों का भी हम समावेश करें, जिससे हमारी प्रति जो आपकी वर्ग फीट हैं, जो आपकी ज़मीन है, उससे हम अधिक से अधिक मुनाफा कैसे करें, और साथ में हम विभिन्न तरह के फसलों का समायोजन कैसे करें, ताकि ये हमारी एक समेकित कृषि प्रणाली होती है जिसमें कि हमारी आर्थिक लाभ अधिक प्राप्त होती है, हमें पौष्टिकता मिलती है, और साथ में आपके पास विभिन्न तरह के प्रशिक्षण प्राप्त करके जो आपकी ज़रूरत की चीज़ महसूस होती है, जो आवश्यकता आधारित होती है, तो उसका आप इस समेकित कृषि प्रणाली में आप उसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी आर्थिकी की जो है वो आप उसको आप जो है सुदृढ़ कर सकते हैं। खास जानकारी क्या है कि समेकित खेती करने के लिए आपको किस तरह से तैयार होना पड़ेगा, खेत को किस तरह से तैयार करना होगा, तो जान लेते हैं डॉक्टर साहब से। हाँ, झारखंड के परिवेश में बात करें तो इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि हमारा क्षेत्र पठारी क्षेत्र होता है। तो इसमें जैसे कि आप अगर आपकी ज़मीन है और जैसे कि कहीं आपका निचला भूभाग है तो वहाँ पे
जो बरसात की पानी होती है तो उसको आप इकट्ठा करें, तो वहाँ आप एक मछली पालन जो कर सकते हैं। और समय रहते अगर आप उस सिंचाई की आवश्यकता होती है तो जो वर्षा आधारित जल जो आपने संरक्षित किया है तो उसको आप सिंचाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास करके जैसे आपको ये निर्धारित करना होगा कि आप 1 एकड़ के लिए या 1 हेक्टेयर के लिए कौन सा क्षेत्रफल में आप ये समेकित कृषि प्रणाली करना चाहते हैं। तो समेकित कृषि प्रणाली में जैसे कि आप अपने खेतों का चयन करें, और साथ में चूंकि मैंने कहा एकीकृत फसल प्रणाली होती है इसमें, तो इसमें आपको यह देखना होगा कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं तो वहाँ कौन सी फसलें, अगर हम सब्जियों की बात करें तो कौन सी सब्जी की आपकी जैसे कि टमाटर है या आपका सोयाबीन है या भिंडी, जो भी फसलें व्यावसायिक तौर पे आपके यहाँ ज़्यादा उगाई जा रही हैं तो उसकी आप बड़े क्षेत्रफल में आप करें। साथ में जैसे कि अनाजीय वर्गीय हैं, जैसे खरीफ में है तो धान लगाएं आपका, फिर अगर रबी है तो मक्का लगाएं। तो इस तरीके से जैसे कि आप दलहनी है या तिलहनी है या फिर आपकी जैसे आप उसमें गौ पालन कर रहे हैं तो आपको उसमें चारा की भी व्यवस्था के लिए आपको जैसे sorghum वगैरह हैं तो उनको आपको लगाने की एक आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कितने क्षेत्रफल में हम क्या करने जा रहे हैं। जैसे फल के वाटिका हैं तो फल का भी आपको बगीचा स्थापित करना है। तो इस तरीके से आप एक प्लानिंग आपको करनी की आवश्यकता होती है कि अगर हम 1 एकड़ में कर रहे हैं तो कितने क्षेत्रफल में हम किसको दें। और साथ में जैसे कि हम जैसे झारखंड की बात करें तो हमारे पास जैसे बाउंड्री होते हैं, जैसे खेत के चारों तरफ आपकी मेरें हैं तो मेर को आप ऊंचा भी करें, और मेर को ऊंचा करने के बाद उस पर जैसे कि या तो चारा की टेफ्रोशिया होते हैं या बहुत अच्छा झारखंड के परिवेश में जैसे लाख के लिए फ्लेमिंजिया होती है, तो आप इनके जैसा आप देख भी रहे हैं तो आप ये फ्लेमिंजिया को मेड़ को ऊंचा करके आप उस पर इन फ्लेमिंजिया को लगाएं ताकि उसमें लाख का भी आप उस इनोकुलेशन करके। और कहने का तात्पर्य होता है समेकित कृषि प्रणाली में जैसे कि आप गौ पालन भी कर रहे हैं या फिर आपके पास अगर क्षमता है और आप करना आपकी रुचि है तो आप जैसे बकरी पालन भी कर सकते हैं, बैकयार्ड पोल्ट्री भी कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा मछली पालन के लिए। तो आप इस तरह से जैसे कि आप इसमें कंपोस्टिंग करते हैं, वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, आप इसमें जो भी आपके खरपतवार आते हैं तो उसको आप निकाल करके फिर आप उसको वर्मी कंपोस्ट की तैयारी में लगाते हैं या कंपोस्ट तैयार करते हैं। तो इस तरह से आप समेकित कृषि प्रणाली के लिए आप आगे आ सकते हैं। हमारे बहुत से किसान भाई हैं डॉक्टर साहब जो समेकित कृषि को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सही प्रशिक्षण वो कहाँ से ले ताकि इसको आप कर सकें? समेकित कृषि प्रणाली के लिए जैसे कि हमारी पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान के रांची प्लांडू है या बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है या साथ में रामकृष्ण मिशन है या कोई कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों जहां आप रहते हैं ज़िले में, तो वहां पे इन सभी चीज़ों की जो एकीकृत मॉडल जो है वो वहाँ पे सभी जगह बताई जाती हैं। और साथ में जो आप प्लांडू केंद्र में हमारे आकर के भी जो हमारी ये हो रही है एकीकृत फसल प्रणाली पे जो हमारी हो रही है, तो इसमें जैसे आपको मैंने बताया कि जब आप इस सब को देखते हैं या इसकी आपको जानकारी प्राप्त होती है तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे जैसे कि आप इसमें हमने बताया कि जो भी अब जैसे कि आपके मवेशी पालन साथ में कर रहे हैं तो जो भी जैसे धान की आप फसल लगाते हैं या अन्य आप मक्का लगा रहे हैं या फिर आप अन्य सब्जियों का कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है जो भी उसकी एक तो आपने उसके जो अनाज हैं वो आपने ले लिया तो जो भी बायोमास बचती है तो बायोमास जो है आपको जैसे कि गाय का चारा में इस्तेमाल हो जाता है। और साथ में जैसे कि जो भी खरपतवार इसमें से आते हैं तो इसमें आप वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है। वर्मी कंपोस्ट में भी क्या है कि आप जैसे कि जितने घास इसमें निकलते हैं या बायोमास आते हैं तो इसको तरीके से आप उसमें डाला जाता है। और जैसे पूरे गोबर की खाद भी गोबर भी नहीं दी जाती है, गोबर की पानी में घोल बना करके और उसको इसमें छिड़काव करते हैं ताकि परत दर परत, और तब उसमें हम सब केचुआ छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब आपके पास अगर समेकित जानकारी होती है तो आप इन सभी चीज़ों का इसमें आप जो है वो पालन कर सकते हैं। तो इस तरह से समेकित कृषि प्रणाली हम सब अगर देखें जो हम सब भी इसको ये कर रहे हैं तो आप अगर इसमें देखेंगे 40,000 रुपये प्रति एकड़ जो है शुद्ध मुनाफा प्राप्त होता है और साथ में इसके अलावा आपकी पौष्टिकता भी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो आपका समेकित कृषि प्रणाली एकल फसल से अच्छा। दूसरी इसमें यह भी होती है कि जो हमारी आप मेढ़ों की, जैसे मैंने ऊंची की बात की, जैसे बरसात अभी कम हो रहा है तो आप जैसे अपनी मेढ़ों को ऊंचा करके रखते हैं अपने इस IFS सिस्टम में, तो जो भी वर्षा जो होती है तो वो आपके खेतों में संचित रहती है। अगर एक कोई फसल आपका नहीं हो पा रहा है तो दूसरी फसल से आपको लाभ की उतनी मतलब आशाएं रहती हैं। इसलिए किसान भाई समेकित कृषि प्रणाली को जरूर झारखंड परिवेश में अपनाने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि इन जानकारियों से हमारे किसान भाई इसको अपनाएंगे और समेकित खेती को अपनाएंगे और झारखंड के परिवेश में ये अधिक मतलब इनकी आर्थिक स्थिति की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
और किसान भाइयों, इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, लेकिन फिर मिलेंगे एक नई खास जानकारियों के साथ। तब तक इन नियमों का पालन करें और अच्छी से खेती करें। नमस्कार, जोहार। वाह रे वाह, तो नीरज साहब तो इतना बढ़िया जानकारी दिए हैं कि इस मौसम में अगर टाट ज़मीन में जो फसल लगाए हैं तो उसका क्या देखभाल करें, कैसे करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उपज हासिल मगर करें। भैया अगर किसान डॉक्टर नीरज की बातों पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी उपज अच्छी होगी। एकदम सही बात। और जब उनकी उपज अच्छी होगी तो उनके घर समृद्धि आएगी। हाँ। तो आगे बात ऐसा है कि उपज अच्छी होगी तो किसान भाइयों आप भी नज़ारा देख लीजिए कि इस बारिश में अगर इसकी भी उपज अच्छी हो सकती है। हम आपसे एकदम तुरंत इजाज़त चाहेंगे और आपको प्रणाम करें। उससे पहले आप कागज़ कलम उठाइए और लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। पता तो आपने नोट कर ही लिया है किसान भाई बहनों, लेकिन हमें खत लिखना बिल्कुल मत नहीं भूलेंगे भाई। चलिए लेते हैं अब इजाज़त, बिल्कुल, है ना? ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जोहार जोहार।